नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है भरोसा। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उस शाम पहली बार अंकित के घर वालों से मिलकर चारू को अच्छा लगा। उसके छोटे भाई अमन और उसकी पत्नी आरोही ने चारू को बहुत मान सम्मान दिया था। उनकी माँ ने दसियों बार उसके सिर पर हाथ रखकर उसे सदा सुखी और खुश रहने का आशीर्वाद दिया होगा। वह अंकित के घर मुश्किल से आधा घंटा रुकी थी। इतने कम समय में ही इन सब ने उसका दिल जीत लिया था। अंकित के घर वालों से विदा लेकर वे दोनों पास के एक सुंदर से पार्क में कुछ देर घूमने चले आए। चारू का हाथ पकड़कर घूमते हुए अंकित अचानक मुस्कुराया और उत्साहित स्वर में बोला, इंसान की जिंदगी में बुरा वक्त आता है और अच्छा भी। 2 साल पहले जब मेरा तलाक हुआ था तब मैं दोबारा शादी करने का जिक्र सुनते ही बुरी तरह बिदक जाता था, लेकिन आज मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी अपना हमसफ़र बनाना चाहता हूँ। तुम्हें मेरे घर वाले कैसे लगे? बहुत मिलनसार और खुश मिजाज। चारू ने सच्चाई बता दी। क्या तुम उन सबके साथ निभा लोगी? अंकित भावुक हो उठा। बड़े मज़े से। तुमने उन्हें यह बता दिया है कि हम शादी करने जा रहे हैं? अभी नहीं, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने तो मेरा ऐसे स्वागत किया जैसे मैं तुम्हारे लिए बहुत खास अहमियत रखती हूँ। तब उन तीनों ने मेरी आँखों में तुम्हारे लिए बसे प्रेम के भावों को पढ़ लिया होगा। अंकित ने झुककर चारू के हाथ को चूमा तो वह एकदम से शर्मा गई थी। कुछ देर चुप रहने के बाद चारू ने पूछा, हम शादी कब करें? क्या अब मुझसे दूर नहीं रहा जाता? अंकित ने उसे छेड़ा। नहीं, चारू ने जवाब देकर शर्माते हुए अपना चेहरा हथेलियों के पीछे छुपा लिया। मेरा दिल भी तुम्हें जी भरकर प्यार करने को तड़प रहा है, जाने मन। कुछ दिन बाद माँ, अमन और आरोही महीने भर के लिए मामा जी के पास छुट्टियाँ मनाने कानपुर जा रहे हैं। उनके लौटते ही हम अपनी शादी की तारीख तय कर लेंगे। अंकित का यह जवाब सुनकर चारू खुश हो गई थी। पार्क के खुशनुमा माहौल में अंकित देर तक अपनी प्यार भरी बातों से चारू के मन को गुदगुदाता रहा। करीब 3 साल पहले विधवा हुई चारू को इस पल उसके साथ अपना भविष्य बहुत सुखद और सुरक्षित लग रहा था। अंकित चारू को उसके फ्लैट तक छोड़ने आया था। चारू की माँ मालती उसे देखकर खिल उठी। अब तुम खाना खाकर ही जाना। तुम्हारे मनपसंद आलू के पराठे बनाने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। उन्होंने अपने भावी दामाद को ज़बरदस्ती रोक लिया था। उस रात पलंग पर लेटकर चारू देर तक अंकित और अपने बारे में सोचती रही। सिर्फ 2 महीने पहले चार्टर्ड बस का इंतज़ार करते हुए दोनों के बीच औपचारिक बातचीत शुरू हुई और बस आने से पहले दोनों ने एक दूसरे को अपना अपना परिचय दे दिया था। उनके बीच होने वाला शुरू का हल्का फुल्का वार्तालाप जल्दी ही अच्छी दोस्ती में बदल गया। वे दोनों नियमित रूप से एक ही बस से ऑफिस आने जाने लगे थे। अंकित की आंखों में अपने प्रति चाहत के बढ़ते भावों को देखना
चारू को अच्छा लगा था। अपने अकेलेपन से तंग आ चुके उसके दिल को जीतने में अंकित को ज़्यादा समय नहीं लगा। रोज़ रोज़ उम्र बढ़ती जाती है और अगले महीने मैं 33 साल का हो जाऊंगा। अगर मैंने अभी अपना घर नहीं बसाया तो देर ज़्यादा हो जाएगी। बड़ी उम्र के माता पिता न स्वस्थ संतान पैदा कर पाते हैं और न ही उन्हें अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरा समय मिल पाता है। अंकित के मुंह से एक दिन निकले इन शब्दों को सुनकर चारू के मन ने यह अंदाज़ा लगाया कि वह उसके साथ शादी करके घर बसाने में दिलचस्पी रखता है। उस दिन के बाद से चारू ने अंकित को अपने दिल के निकट आने के ज़्यादा अवसर देने शुरू कर दिए। वह उसके साथ रेस्तरां में चाय कॉफ़ी पीने चली जाती। फिर उसने फिल्म देखकर या ख़रीदारी करने के बाद उसके साथ डिनर करने का निमंत्रण स्वीकार करना भी शुरू कर दिया था। उस शाम पहली बार उसके घर वालों से मिलकर चारू के मन ने बहुत राहत और खुशी महसूस की थी। शादी हो जाने के बाद उन सीधे साधे खुश मिजाज लोगों के साथ निभाना जरा भी मुश्किल नहीं होगा। इस निष्कर्ष पर पहुंच वह उस रात अंकित के साथ अपनी शादी के रंगीन सपने देखती काफ़ी देर से सोई थी। अगले दिन रविवार को अंकित ने पहले उसे बढ़िया होटल में लंच कराया और फिर खुशखबरी सुनाई। कल मैं एक फ्लैट बुक कराने जा रहा हूँ। शादी के बाद हम बहुत जल्दी अपने फ्लैट में रहने चले जाएंगे। यह तो बढ़िया खबर है। कितने कमरों वाला फ्लैट ले रहे हो? चारू खुश हो गई थी। 3 कमरों का। अभी मैं 5 लाख रुपए पेशगी बतौर जमा करा दूंगा, लेकिन बाद में उसकी किस्तें हम दोनों को मिलकर देनी पड़ेंगी। माय डियर। नो प्रॉब्लम सर। मुझसे अभी कोई हेल्प चाहिए तो बताओ। नहीं डियर, अपने सारे शेयर आदि बेचकर मैंने 5 लाख की रकम जमा कर ली है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। जब फ्लैट को सजाने संवारने का समय आएगा तब तुम खर्च करना। अच्छा, इसी वक्त सोचकर बताओ कि अपने बेडरूम में कौन सा रंग कराना पसंद करोगी? हल्का आसमानी रंग मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। गुलाबी नहीं? नहीं। और ड्राइंग रूम में 3 दीवारें तो एक रंग की और चौथी अलग रंग की रखेंगे। ओके, मैं किसी दिन तुम्हें वह फ्लैट दिखाने ले चलूँगा जो बिल्डर ने खरीदारों को दिखाने के लिए तैयार कर रखा है। फ्लैट देख लेने के बाद उसे सजाने की बातें करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं और ज़्यादा अमीर होता तो तुम्हें घुमाने के लिए कार भी खरीद लेता। अरे, कार भी आ जाएगी। आखिर यह दुल्हन भी तो कुछ दहेज में लाएगी। चारू की इस बात पर दोनों खूब हंसे और उनके बीच अपने भावी घर को लेकर देर तक चर्चा चलती रही थी। अगले शुक्रवार को अमन, आरोही और माँ महीने भर के लिए अंकित के मामा के यहाँ कानपुर चले गए। चारू को छेड़ने के लिए अंकित को नया मसाला मिल गया था। मौज मस्ती करने का ऐसा बढ़िया मौका फिर शायद ना मिले। स्वीट हार्ट, तुम्हें मंजूर हो तो खाली घर में शादी से पहले हनीमून मना लेते हैं। उसे घर चलने की दावत देते हुए अंकित की आंखें नशीली हो उठी थीं। शट अप, चारू ने शर्माते हुए उसे प्यार भरे अंदाज में डांट दिया। मान भी जाओ ना जाने मन। अंकित उत्तेजित अंदाज में उसके हाथ को बार बार चूमने लगा। तुम जोर दोगे
तो मैं मान ही जाऊंगी, पर हनीमून का मज़ा खराब हो जाएगा। थोड़ा सब्र और कर लो डार्लिंग। चारू के समझाने पर अंकित सब्र तो कर लेता, पर अगली मुलाकात में वह फिर उसे छेड़ने से नहीं चूकता। वह उसे कैसे कैसे प्यार करेगा। अंकित के मुंह से इसका विवरण सुन चारू का तन बदन अजीब सी नशीली गुदगुदी से भर जाता। अंकित की ये रसीली बातें उसकी रातों को उत्तेजना भरी बेचैनी से भर जाती। अपने अच्छे व्यवहार और दिलकश बातों से अंकित ने उसे अपने प्यार में पागल सा बना दिया था। वह अपने को अब बदकिस्मत विधवा नहीं, बल्कि संसार की सबसे खूबसूरत स्त्री मानने लगी थी। अंकित से मिलने वाली प्रशंसा व प्यार ने उसका कद अपनी ही नज़रों में बहुत ऊंचा कर दिया था। भाई, माँ की जान बचाने के लिए उनके दिल का ऑपरेशन फौरन कराना होगा। अमन ने रविवार की रात को जब यह खबर अंकित को फ़ोन पर दी तो उस समय वह चारू के साथ उसी के घर में डिनर कर रहा था। माँ के ऑपरेशन की खबर सुनकर अंकित एकदम से सुस्त पड़ गया। फिर जब उसकी आंखों से अचानक आंसू बहने लगे तो चारू व मालती बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी हो उठी। मुझे जल्दी कानपुर जाना होगा चारू, पर मेरे पास इस वक्त 2 लाख का इंतजाम नहीं है। सुबह बिल्डर से पेशगी दिए गए 5 लाख रुपए वापस लेने की कोशिश करता हूँ। वह नहीं माना तो माँ ने तुम्हारे लिए जो जेवर रखे हुए हैं उन्हें किसी के पास गिरवी। बेकार की बात मत करो, मुझे पराया क्यों समझ रहे हो? चारू ने हाथ से उसका मुंह बंद कर आगे नहीं बोलने दिया। क्या तुम मुझे इतनी बड़ी रकम उधार दोगी? अंकित विस्मय से भर उठा। क्या तुम्हारा मुझसे झगड़ा करने का दिल कर रहा है? नहीं, लेकिन फिर बेकार के सवाल पूछकर मेरा दिल मत दुखाओ। मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे दूंगी। जब मैं तुम्हारी हो गई हूँ तो क्या मेरा सब कुछ तुम्हारा नहीं हो गया? चारू की इस दलील को सुन अंकित ने उसे प्यार से गले लगाया और उसकी आंखों से अब धन्यवाद दर्शाने वाले आंसू बह निकले। अपने प्रेमी के आंसू पोंछती चारू खुद भी आंसू बहाए जा रही थी, लेकिन उस रात चारू की आंखों से नींद गायब हो गई। उसने अंकित को 2 लाख रुपए देने का वादा तो कर लिया था, लेकिन अब उसके मन में परेशानी और चिंता पैदा करने वाले कई सवाल घूम रहे थे। अंकित से अभी मेरी शादी नहीं हुई है, क्या उस पर विश्वास करके उसे इतनी बड़ी रकम देना ठीक रहेगा? इस सवाल का जवाब हाँ में देने से उसका मन कतरा रहा था। अंकित के साथ मैं घर बसाने के सपने देख रही हूँ। उसके प्यार ने मेरी रेगिस्तान जैसी जिंदगी में खुशियों के अनगिनत फूल खिलाए हैं। क्या उस पर विश्वास करके उसे 2 लाख रुपए दे दूँ? इस सवाल का जवाब ना मैं देते हुए उसका मन अजीब सी उदासी और अपराध बोध से भर उठता था। देर रात तक करवटें बदलने के बावजूद वह किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकी थी। अगले दिन ऑफिस में 11 बजे के करीब उसके पास अंकित का फ़ोन आया। रुपयों का इंतज़ाम कब तक हो जाएगा चारू? मैं जल्दी से जल्दी कानपुर पहुंचना चाहता हूं। अंकित की आवाज़ में चिंता के भाव साफ झलक रहे थे। मैं लंच के बाद बैंक जाऊंगी, फिर वहां से तुम्हें फ़ोन करूंगी। चाहकर भी चारू अपनी आवाज़ में किसी तरह का उत्साह पैदा नहीं कर सकी थी। प्लीज़, अगर काम जल्दी हो जाए तो अच्छा रहेगा। मैं देखती हूँ। ऐसा जवाब देते हुए
उसका मन कर रहा था कि वह रुपए देने के अपने वादे से मुकर जाए। लंच के बाद वह बैंक गई थी। 2 लाख रुपए अपने अकाउंट में जमा करने में उसे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। सिर्फ एक एफडी उसे तोड़वानी पड़ी थी, लेकिन उसका मन अभी भी उलझन का शिकार बना हुआ था। तभी उसने अंकित को फ़ोन नहीं किया। शाम को जब अंकित का फ़ोन आया तो उसने झूठ बोल दिया। अभी 1-2 दिन का वक्त लग जाएगा अंकित। डॉक्टर बहुत जल्दी ऑपरेशन करवाने पर जोर दे रहे हैं। तुम बैंक के मैनेजर से मिली थी? माँ को किस अस्पताल में भर्ती कराया है? चारू ने उसके सवाल का जवाब न देकर विषय बदल दिया। दिल के ऑपरेशन के मामले में शहर के सबसे नामी अस्पताल में। अंकित ने अस्पताल का नाम बता दिया। अपनी माँ से जुड़ी बहुत सी बातें करते हुए अंकित काफ़ी भावुक हो गया था। चारू ने साफ महसूस किया कि इस वक्त अंकित की बातें उसके मन को खास प्रभावित करने में सफल नहीं हो रही थीं। उसे साथ ही साथ यह भी याद आ रहा था कि पिछले दिन माँ के प्रति चिंतित अंकित के आंसू पोंछते हुए उसने खुद भी आंसू बहाए थे। अगली सुबह 11 बजे के करीब अंकित ने चारू से फ़ोन पर बात करनी चाही तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ मिला। परेशान होकर वह लंच के समय उसके फ्लैट पर पहुंचा तो दरवाजे पर ताला लटकता मिला। चारू शायद रुपए नहीं देना चाहती है, यह ख्याल अचानक उसके मन में पैदा हुआ और उसका पूरा शरीर अजीब से डर व घबराहट का शिकार बन गया। रुपयों का इंतजाम करने की नए सिरे से पैदा हुई चिंता ने उसके हाथ पैर फुला दिए थे। उसने अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के पास फ़ोन करना शुरू किया। सिर्फ एक दोस्त ने 10-15 हज़ार की रकम फ़ौरन देने का वादा किया। बाकी सब ने अपनी असमर्थता जताई या थोड़े दिन बाद कुछ रुपए का इंतजाम करने की बात कही। वह फ्लैट की बुकिंग के लिए दी गई पेशगी रकम वापस लेने के लिए बिल्डर से मिलने गया, पर वह कुछ दिन के लिए मुंबई गया हुआ था। शाम होने तक अंकित को एहसास हो गया कि वह 2-3 दिन में भी 2 लाख की रकम जमा नहीं कर पाएगा। हर तरफ से निराश हो चुका उसका मन चारू को धोखेबाज बताते हुए उसके प्रति गहरी शिकायत और नाराज़गी से भरता चला गया था। तभी उसके पास कानपुर से अमन का फ़ोन आया। उसने अंकित को प्रसन्न स्वर में बताया, भाई रुपए पहुंच गए हैं। चारू जी का यह एहसान हम कभी नहीं चुका पाएंगे। चारू कानपुर कब पहुंची? अपनी हैरानी को काबू में रखते हुए अंकित ने सवाल किया। शाम को आ गई थी, मैं उन्हें एयरपोर्ट से ले आया था। रुपए जमा हो गए हैं, वह ड्राफ्ट लाई हैं, उसे कल जमा करवा देंगे। अब माँ का ऑपरेशन हो सकेगा और वह जल्दी ठीक हो जाएंगी। तुम कब आ रहे हो? मैं रात की गाड़ी पकड़ता हूँ। ठीक है। चारू कहाँ है? मामा जी के साथ घर गई है, कल मिलते हैं। ऐसा कहकर अंकित ने फ़ोन काट दिया था। उसने चारू से बात करने की कोशिश की पर उसका फ़ोन अभी भी बंद था। फिर वह स्टेशन पहुंचने की तैयारी में लग गया। उसे बिना कुछ बताए चारू 2 लाख का ड्राफ्ट लेकर अकेली कानपुर क्यों चली गई? इस सवाल का कोई माकूल जवाब वह नहीं ढूंढ पा रहा था। उसका दिल चारू के प्रति आभार तो महसूस कर रहा था, पर मन का एक हिस्सा उसके इस कदम का कारण न समझ पाने से बेचैन और परेशान भी था। अगले दिन चारू से उसकी मुलाकात मामा जी के घर में हुई। जब आसपास
कोई नहीं था। तब अंकित ने उससे आहत भाव से पूछ ही लिया, मुझ पर क्यों विश्वास नहीं कर सकी तुम चारू? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं माँ की बीमारी के बारे में झूठ भी बोल सकता हूँ? रुपए तुमने मेरे हाथों इसीलिए नहीं भिजवाए हैं ना? चारू उसका हाथ पकड़कर भावुक स्वर में बोली, अंकित, तुम मुझ विधवा के मनोभावों को सहानुभूति के साथ समझने की कोशिश करना प्लीज़। तुम्हारे लिए यह समझना कठिन नहीं होना चाहिए कि मेरे मन में सुरक्षा और शांति का एहसास मेरी जमा पूंजी के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे प्यार में पागल मेरा दिल तुम्हें 2 लाख रुपए देने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाया था, लेकिन मेरा हिसाबी किताबी मन तुम पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहता था। मैंने दोनों की सुनी और रुपए लेकर खुद यहाँ चली आई। मेरा ऐसा करने से तुम्हें ज़रूर तकलीफ़ हो रही होगी। तुम्हारे दिल को यूँ चोट पहुँचाने के लिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ। नहीं, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। तुम्हारे मन में चली उथल पुथल को मैं अब समझ सकता हूँ। तुमने जो किया उससे तुम्हारी मानसिक परिपक्वता और समझदारी झलकती है। अपनी गांठ का पैसा ही कठिन समय में काम आता है। हमारे जैसे सीमित आय वालों को ऊपरी चमक दमक वाली दिखावे की चीज़ों पर खर्च करने से बचना चाहिए। ये बातें मेरी समझ में आ रही हैं। अपने अहम को बीच में लाकर मेरा तुमसे नाराज़ होना बिल्कुल गलत है। तुम तो मेरे लिए दोस्तों व रिश्तेदारों से ज़्यादा विश्वसनीय साबित हुई हो। माँ के इलाज में मदद करने के लिए थैंक यू वेरी मच। अंकित ने उसका हाथ पकड़कर प्यार से चूम लिया कि आंखों में अपने लिए नज़र आ रहे प्यार व चाहत के भावों को देखकर उन दोनों के दिलों में आपसी विश्वास की जड़ों को बहुत गहरी मजबूती मिल गई थी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।